तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं जो है वो हमने आपको बता दी थी कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एल्डिहाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड में तो होता है कार्बन हाइड्रोजन बंध, जैसा कि मैंने आपको बताया था CH3COH। एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बंध है, जिसकी वजह से ये आसानी से टूट जाता है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कीटोन की, कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। उसके बाद ऑक्सीकरण की रिएक्शन हो गई थी। हम आज बात करने वाले हैं अपचयन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन डिपेंड करता है अलग अलग अपचायकों के ऊपर। यहाँ पर अपचायक जो होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। संकुल धात्विक हाइड्राइड, संकुल धात्विक हाइड्राइड यानी कि धातु और हाइड्राइडों से मिलकर बना हुआ संकुल धात्विक हाइड्राइड। दो प्रकार के होते हैं ये, एक तो होता है LiAlH4 और एक होता है NaBH4। इनमें LiAlH4 ये ज्यादा प्रबल अपचायक होता है। अगर इसके साथ काम कर रहे हैं तो अभिक्रिया 2 बार होगी, यानी कि एक बार होने के बाद फिर से वो रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि ये प्रबल अपचायक है। कहने का मतलब मैं 2H एक बार और फिर उसके बाद 2H दोबारा से 2 बार ये अभिक्रिया संपन्न करा सकता हूं। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर लेकर चलेंगे तो अभिक्रिया सिर्फ एक ही बार होगी, क्योंकि ये इसकी तुलना में दुर्बल है। एक तो इससे अभिक्रिया करानी है अपन को, यानी कि इससे अपचयन कराना है LiLH4 को काम में लेते हुए। इसके अलावा हम यहां पर कराने वाले हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन के अंदर मैं आपको बता दूं कि या तो आप काम में लेंगे ZnHg या फिर आप काम में लेंगे NaHg, यानी कि जिंक या सोडियम धातु का अमलगम के साथ मिश्रण, या फिर जिंक और मरकरी के मिश्रण को आप अमलगम कह सकते हैं। इसको हम जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम भी कहते हैं। क्लीमेंसन अपचयन में ज्यादातर काम में आने वाला जो है वो ये है, जिंक अमलगम। और जब इसका आप उपयोग करेंगे तो कम से कम 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कहने का मतलब एक ही स्टेप में आप 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी तरह आपको 2 स्टेप करनी पड़ेगी, 2H फिर 2H। ऐसा क्यों? देखें, जिंक की वैलेंसी होती है कितनी? +2। मरकरी की वैलेंसी भी कितनी होती है? +2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अभिकारक में जाकर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर यहां पर अपचयन होता है। लेकिन क्योंकि हम अपचयन में हाइड्रोजन को लेकर चल रहे हैं तो अम्लीय माध्यम में अपचयन होगा। 4 इलेक्ट्रॉन ये देंगे, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन सामने वाले अभिकारक पर जुड़ेंगे। तो एक ही स्टेप में आप 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर वोल्फ किश्नर अपचयन। वोल्फ किश्नर अपचयन भी एक प्रकार का विशिष्ट अपचयन है। इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। इसमें हम अपचायक के रूप में काम में लेते हैं हाइड्रोजीन N2H4, जिसका सूत्र होता है, और नॉर्मली इसको हम NH2 के रूप में लिखते हैं। वोल्फ किश्नर अपचयन में आप हाइड्रोजीन का उपयोग करेंगे। और इसके अलावा आप अपचयन करेंगे लाल फास्फोरस और HI द्वारा, रेड P प्लस HI। यहां डिपेंड करेगा कि आप HI के कितने अणु लेते हैं। 2 अणु लेते हैं तो एक बार अपचयन, 4 अणु लेते हैं तो 2 बार अपचयन, 3 अणु लेते हैं, 5 अणु लेते हैं, कितने भी ले सकते हैं, कितनी भी बार अपचयन हो सकता है। यानी कि ये प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के अपचायक के रूप में काम कर सकता है। डिपेंड करता है आप HI के कितने अणु यहां पर ले रहे हैं। ठीक है, तो अपन अपचयन स्टार्ट करते हैं। 4 प्रकार से हमें अपचयन कराना है, यानी कि अपचयन के अंदर 4 टाइप की आपकी रिएक्शंस होने वाली है यहां पर। तो सबसे पहले अपचयन के लिए A पॉइंट डालकर मैं लिख देता हूं संकुल धात्विक हाइड्राइड द्वारा, संकुल धात्विक हाइड्राइड द्वारा। आप चाहें तो ना लिखें, धात्विक हाइड्राइड द्वारा डायरेक्ट A पॉइंट डालकर आप अपचयन करा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास है एल्डिहाइड CH3COH
एसिटल्डिहाइड यानी कि एथेनेल है। ठीक है, यहां पर हम अपचयन करा रहे हैं, हमने ले लिया है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 बार ये अपचयन संपन्न करा सकता है, तो पहले तो 1 बार अपचयन कराना है यानी कि हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है मुझे एल्डिहाइड पर, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन पर, एक जुड़ेगा ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पर। तो एक ऑक्सीजन पर जुड़ा तो ये तो OH हो जाएगा और ये CH का CH2 हो जाएगा, दैट मीन्स CH3CH2OH। एक बार अपचयन पर एल्कोहल बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रबल अपचायक है, ठीक है, तो अपचयन की अभिक्रिया एक बार से ज्यादा बार होगी। आगे फिर से अपचयन कराया हमने, फिर से अपचयन कराया, फिर से 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो एक हाइड्रोजन जाएगा OH पर और एक हाइड्रोजन जाएगा उससे जुड़े हुए कार्बन पर। जैसे ही एक हाइड्रोजन OH पर गया, ये OH2 बन जाएगा, यानी कि जल का अणु यहां से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH3CH3 और निकल गया आपका H2O। यानी कि 2 बार अपचयन कराने पर आपको यहां पर एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, एल्केन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, फिर से अपचयन हुआ तो ये हो गया आपका CH3CH3 और निकल गया आपका H2O, क्योंकि एक हाइड्रोजन जाएगा OH पर और एक हाइड्रोजन जाएगा उससे जुड़े हुए कार्बन पर। ठीक है, तो ये संकुल धात्विक हाइड्राइड द्वारा हो गया। दूसरी स्टेप में हमने बोला कि क्लीमेंसन अपचयन, यानी कि दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है हमारी क्लीमेंसन अपचयन की अभिक्रिया। और क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में हम क्या काम में लेंगे, हम काम में लेंगे जिंक अमलगम। ठीक है, जिंक अमलगम काम में लेंगे, तो आप चाहे एल्डिहाइड ले लो, एक बार एल्डिहाइड ले लेता हूं, एक बार कीटोन ले लेता हूं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों लेकर चल रहा हूं। अगर क्लीमेंसन अपचयन करा रहे हैं यानी कि ZnHg, तो आप चाहें डायरेक्ट 4H लिख के डायरेक्ट लिख दीजिए CH3CH3 और H2O। एक ही स्टेप में काम हो गया हमारा। क्लीमेंसन अपचयन की ये खासियत है कि आपको 2 बार यहाँ पर स्टेप फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप में तो आप अल्कोहल बनाएंगे और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आप एल्केन बनाएंगे। आप एक ही स्टेप में एल्केन बना देंगे, क्योंकि ये आपका विशिष्ट अपचायक है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर कार्बोनिल यौगिकों का क्लीमेंसन अपचयन कराया तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर अल्कोहल भी मिल सकता है। आप अगर उसको बीच में रोकना चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड काम में ले लेंगे NaBH4, तो वो अभिक्रिया को एक बार संपन्न कराकर अभिक्रिया को वहीं पर रोक देगा। यही बात करते हैं हम कीटोन की। कीटोन ZnHg, फिर से 4 हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला कि कार्बोनिल यौगिकों का क्लीमेंसन अपचयन कराने पर मुझे एल्केन मिलते हैं, मैं डायरेक्ट एल्केन बना देता हूं। 3 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होगा, प्रोपेन होगा, CH3CH2CH3 और 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन निकल गया। सीधी सी बात है, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर गए और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ गए हैं, यानी कि कीटोन से भी आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, आपको एल्केन मिल गया है। तो ये 2 प्रकार की अभिक्रिया आपकी हो गई है संकुल धात्विक हाइड्राइड द्वारा, इसी के साथ क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी कौन सी, सी पार्ट है आपका, जिसमें वोल्फ किश्नर अपचयन। वोल्फ किश्नर अपचयन आपको कराना है। थोड़ी सी अलग है ये रिएक्शन। वोल्फ किश्नर अपचयन के अंदर हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। चाहे एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन लें, दोनों से ही एल्केन बनेगा इस रिएक्शन में भी। सभी अभिक्रियाओं में, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन में आपको कार्बोनिल यौगिकों से एल्केन बनाना है। चारों रिएक्शन जो अभी हम करने वाले हैं सब में ही आपको ऑलमोस्ट एल्केन मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि 4 हाइड्रोजन आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड ले लिया, ये हमारा एल्डिहाइड, फिर से एसिटल्डिहाइड लिया। अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, वोल्फ किश्नर अपचयन है। मैंने अभी आपको बताया यहां पर आपको हाइड्रोजीन से काम लेना है। हाइड्रोजीन मींस NH2 या N2H4 जिसे आप कह सकते हैं। हाइड्रोजीन से हमें अभिक्रिया करानी। ठीक है भाई, हाइड्रोजीन लिया, ये लिया, NH2 लिख दिया मैंने कुछ इस तरह से, ये हाइड्रोजीन हो गया हमारा। ठीक है, यहां से H2O निकलेगा, सीधा सीधा हमें H2O निकलता हुआ दिख रहा है। कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ निकल गया, तो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, तो CH3CH डबल बॉन्ड N NH2,
देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार का यौगिक आपको प्राप्त होगा। हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुई है कार्बोनिल यौगिक की, इसको ये जो बना है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोन। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एक स्टेप होने के बाद, जल का अणु निकलने के बाद, -H2O होने के बाद जो भी मिलेगा उसे हम हाइड्रोजोन कहेंगे। चाहे कितने भी कार्बन हो, कितना ही बड़ा एल्किल समूह हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर कार्बोनिल यौगिक की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हुई है तो जो यौगिक बनेगा आपका वो हाइड्रोजोन कहलाएगा जल के अणु के निष्कासन के बाद। उसके बाद आगे क्या करेंगे देखें, आगे हम इसमें डालेंगे ETG। ETG का मतलब है एथिलीन ग्लाइकोल, और एथिलीन ग्लाइकोल को आप अच्छे से जानते हैं। कल हमने एक रिएक्शन की थी कार्बोनिल यौगिक की, हमने डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन कराई थी जिसमें चक्रीय एसिटेल बना था, तो वो ETG वही है। ETG का मतलब CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल, उसे आपने ग्लाइकोल ही कहा था, 2 कार्बन इसलिए एथिलीन, तो इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया ETG। और साथ में लेंगे क्षार का मिश्रण, ETG और क्षार का मिश्रण लेंगे और हम इसको गर्म करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी। आप देखें यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद वापस N आ रहा है, तो ये लीजिए नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, N2 निकल जाएगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। है, बिल्कुल है ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो 2 बॉन्ड तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मिल गए हैं, N2 निकलेगी, तो ये N2 ऐसा ही तो होता है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पे क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचे। किसके ऊपर बचे? कार्बन पर बचे। तो CH3 CH तो था ही सही, 2 हाइड्रोजन और आ गए, तो ये हो गया आपका CH3 फिर से आपको प्राप्त हो गया एल्केन और निकल गई है आपकी नाइट्रोजन गैस। ये है आपका वोल्फ किश्नर अपचयन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया है, हम कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कर रहे हैं, जिसमें संकुल धात्विक हाइड्रेट द्वारा आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी। 2 स्टेप में आपने कराया। फर्स्ट स्टेप में यानी कि कार्बोनिल यौगिकों का अगर एक बार अपचयन होता है या जिस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो आपको अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब अभिक्रिया कराएंगे तो एल्केन मिलेगा, या फिर कार्बोनिल यौगिक पर डायरेक्ट 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, कोई प्रबल अपचायक जोड़ दीजिए, तो फिर उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट एल्केन मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन में ZnHg हम काम में लेंगे, जिंक अमलगम, डायरेक्ट 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। अब ये 4 हाइड्रोजन कैसे मिलते हैं, ये मैकेनिज्म के अंदर क्लियर होता है, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जिंक की वैलेंसी भी +2 है, मरकरी की वैलेंसी भी +2 है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है ऑक्सीकरण, ये खुद का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो दूसरों का अपचयन करेंगे, यानी कि अपचायक के रूप में ये काम करेंगे। तो 4 हाइड्रोजन यहां पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। आप चाहें तो इसके साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको एल्केन मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से थर्ड रिएक्शन है आपकी वोल्फ किश्नर अपचयन। वोल्फ किश्नर अपचयन में हाइड्रोजन के साथ हम काम करेंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला है N2H4, या आप लिख सकते हैं NH2 करके। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया कराई, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। मैंने एल्डिहाइड की करके बताई है, अगर कीटोन होता तो यहाँ पर H की जगह पर CH3 आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। H की जगह पर यहाँ पर CH3 आ जाता, तो फिर आपका जो यौगिक बनता वो बनता CH3 यानी कि प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई, जल का अणु निष्कासित हुआ, जल का अणु निकलते जो बना उसको हमने नाम दिया हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन हम इसे कहते हैं, चाहे एल्डिहाइड से बने चाहे कीटोन से बने, हाइड्रोजोन ये कहलाएगा। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल और क्षार डाला है हमने, ये एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल और क्षार का मिश्रण डाल के हमने इसको गर्म किया है। गर्म करने पर यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, 2 हाइड्रोजन बचेंगे इस कार्बन पर, आपका काम हो गया, एल्केन बन गया है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन थी आपकी अपचयन की। इसके अलावा एक और अभिक्रिया है हमारी, वो है लाल फास्फोरस और HI द्वारा, ठीक है। लाल फास्फोरस और HI द्वारा मैंने आपको बताया कि लाल फास्फोरस और HI डिपेंड करता है आप HI के कितने अणु ले रहे हैं। मैंने आपको बताया कि HI के 2 अणु लेंगे तो एक बार अभिक्रिया होगी, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा। HI के आप 4 अणु लेंगे तो 2 बार अभिक्रिया होगी, 2 बार अभिक्रिया होगी तो एल्केन बन जाएगा। ये लीजिए, हमने कीटोन ले लिया, कीटोन से अभिक्रिया करा रहे हैं। मैंने HI के 4 अणु ले लिए हैं, 4 HI,
और यहां पर मैंने लिख दिया रेड P, क्योंकि ये मिश्रण होता है। लाल फास्फोरस यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है और अभिक्रिया का काम करता है HI, क्योंकि हमें चाहिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेंगे? हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे। 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे, जल का अणु बनाएंगे, बाकी के 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे। तो देखें ये बना CH3 CH2 CH3 और निकल गया आपका H2O। H2O साथ में निकल गया है आपका, साथ ही साथ 2I2 और मिल जाएगा, क्योंकि देखो HI है ना, तो HI में से H तो आपने जोड़ दिया यौगिक पर, भाई 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन ले गया, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर जोड़ दिए, तो आयोडीन भी तो है, तो 2I2 आयोडीन का अवक्षेप मिलेगा। यहाँ पर छानकर आप अलग कर सकते हैं इसको, आयोडीन ठोस अवस्था में आपको प्राप्त होगा, आप छानकर अलग कर सकते हैं। तो ये एल्केन बन गया, जल बन गया, आयोडीन के क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। अब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जैसे कि अगर मान लीजिए एल्डिहाइड भी ले लेता हूं, CH3COH, फिर से 4HI से अभिक्रिया की इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P, लाल फास्फोरस, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 ये हो गया आपका CH3 के साथ निकल जाएंगे आपके 2I2 और H2O। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर आपने 4HI लिए हैं तो वो कन्वर्ट होगा आपका एल्केन के अंदर। अगर आप 2HI लेंगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा, और उसके बाद तो फिर अपचयन होने की संभावना है ही नहीं। सारे हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो अपचयन की संभावना नहीं है, इसलिए अब आगे अपचयन नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी रिएक्शन ये मैंने आपको बताई, 4 प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपचायक कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखेंगे कि मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन है, बेंजीन वाले पर CHO समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि ZnHg है हमारे पास, अम्लीय माध्यम में ZnHg ले रखा है, और ये क्वेश्चन मार्क मैंने यहां पर लगा दिया है। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, CHO है यानी कि एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, यौगिक जो है वो 6 कार्बन वाला ही है। आप चाहे तो यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, लेकिन श्रृंखला खुली है, कोने वाले कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लंबी श्रृंखला करके भी लिख सकता हूं, एक इस कोने पे एल्डिहाइड है, एक इस कोने पे एल्डिहाइड है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिख दिया N2H4 लिख दिया, साथ में मैंने लिख दिया ETG, साथ में मैंने लिख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब यहां पर अभिक्रिया हो सकती है, एल्केन का निर्माण आसानी से हो जाएगा, लेकिन 2-2 समूह हैं तो कंफ्यूज मत होना, दोनों समूह समान हैं। अगर होगा तो दोनों का ही होगा, और नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि भाई 2 अणु चाहिए होंगे फिर हाइड्रोजन के लिए, तो नहीं, विलयन प्रावस्था में होती है अभिक्रिया, और विलयन प्रावस्था में 1 मोल के बराबर अणु आपको आसानी से मिल जाएंगे, और 1 मोल का मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु है, और आवोगाद्रो संख्या आप जानते हैं 6.023 × 10⁻23 होती है, यानी कि अणुओं की, एटम्स की कोई कमी नहीं है, एक से ज्यादा बार अभिक्रिया हो सकती है, एक से ज्यादा समूह की अभिक्रिया यहां पर हो सकती है। सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है ZnHg है, अम्लीय माध्यम है, यानी कि एल्डिहाइड एल्केन में परिवर्तित होने वाला है। CHO को मैं एल्केन में परिवर्तित करूंगा, बेंजीन वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन वाले की अभिक्रिया नहीं है, ये एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया है, तो एल्डिहाइड और कीटोन परिवर्तित हो गया एल्केन में, यानी कि बेंजल्डिहाइड से टोलुइन बनाने की अभिक्रिया कर दी है आपने बड़ी आसानी के साथ, बेंजल्डिहाइड से आपने टोलुइन बना दिया है। हमें इस पर ध्यान देना है, क्योंकि अपचयन की अभिक्रिया किसकी है, कार्बोनिल यौगिक की है, तो सिर्फ कार्बोनिल यौगिक को ही कन्वर्ट किया है, बाकी बेंजीन जैसा का जैसा ही है। ठीक इसी तरह से यहां पर इस पूरी वलय में ये वलय खुली हुई है। ठीक है, दिख ऐसा रहा है अपन को कि हाँ चक्री वलय होगी, लेकिन कोने वाले कार्बन जुड़े हुए नहीं है। तो इस श्रृंखला के अंदर जो एल्डिहाइड है, केवल मैं उन्हीं पर ध्यान दूंगा, केवल एल्डिहाइड पर ध्यान दूंगा, और उनको कन्वर्ट कर दूंगा मैं एल्केन के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं कि H2 इससे निकला होगा, एक H2 इससे निकला होगा, तो ट्वाइस ऑफ H2O और ट्वाइस ऑफ N2,
ट्वाइस ऑफ N2 क्यों? क्योंकि एक N2H4 ने अभिक्रिया की होगी तो एक समूह जो है वो परिवर्तित हुआ होगा CH3 में। तो यहां पर दो समूह हैं तो 2 बार नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और 2 समूह हैं तो यहां पर 2 बार जल का अणु निष्कासित होगा, इसलिए ट्वाइस ऑफ H2O और ट्वाइस ऑफ N2। तो ये नॉर्मल हेक्सेन बन गया आपका। ये जो यौगिक था, अगर इसका IUPAC नाम आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे हेक्सेन 16L या फिर हेक्स 16L, क्योंकि 6 कार्बन की श्रृंखला है, 6 कार्बन की श्रृंखला और कोने वाले कार्बनों पर एल्डिहाइड है। हेक्स 16 डाई एल बोलेंगे अपन, ज्यादा बेटर तो ये रहेगा हेक्स 16 डाई एल, यानी कि पहले और छठे कार्बन पर एल है यानी कि एल्डिहाइड है। डाई एल इसका मतलब 2 एल्डिहाइड हैं, ठीक है, और ये बन गया आपका नॉर्मल हेक्सेन। तो ये आपके अपचयन की अभिक्रिया थी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो हमारा समाप्त हो गया है। इसके अलावा अब कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं आने वाली हैं हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए। ये जो अभिक्रियाएं थी ये एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाएं थी। अब जो रिएक्शन आएगी वो आएगी एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने की अभिक्रिया। कहने का मतलब आपको क्या किया, एक परख नली में एल्डिहाइड दे दिया, दूसरी परख नली में कीटोन दे दिया, और आपसे पूछा कि बताओ किस में एल्डिहाइड है और किस में कीटोन है। आप कहेंगे सर सूंघ के बता देंगे ना, भाई एल्डिहाइड में तो बदबू आती है और कीटोन में खुशबू आती है। मान लीजिए मैंने उसमें ऐसा कोई एजेंट डाल दिया कि उसकी गंध समाप्त हो चुकी है, अब ना तो एल्डिहाइड में बदबू आ रही है ना ही कीटोन में सुगंध आ रही है। तो अब कैसे पता लगाएंगे? अब पता लगाने के लिए फिर आपके पास ये अभिक्रियाएं काम में आएगी। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद की अभिक्रियाएं हैं, विभेदीकरण की अभिक्रियाएं हैं। 3 अभिक्रियाएं होती है। एक होती है टोलन अभिकर्मक परीक्षण। टोलन अभिकर्मक परीक्षण, टोलन अभिकर्मक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। टोलन अभिकर्मक कुछ नहीं, मिश्रण है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि AgNO3 और NH4OH का मिश्रण है। तो हम इसे बोलते हैं टोलन अभिकर्मक परीक्षण। परीक्षण क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगाएंगे आपके कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। दूसरी जो क्रिया है वो है फेलिंग विलियन परीक्षण। फेलिंग विलियन परीक्षण, फेलिंग टेस्ट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। फेलिंग विलियन 2 अलग अलग मिश्रणों का होता है, 2 अलग अलग विलियनों का मिश्रण होता है, जिसे अपन बोलते हैं फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिश्रण होता है ये, ठीक है। अब फेलिंग ए क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि फेलिंग ए क्या है। फेलिंग ए का मतलब कॉपर सल्फेट का नीला विलियन है। फेलिंग ए जो है वो कॉपर सल्फेट का नीला विलियन है। फेलिंग बी क्या होता है तो फेलिंग बी के लिए मैं आपको बताता हूं कि फेलिंग बी का मतलब है NaOH प्लस रोशेल लवण। NaOH प्लस रोशेल लवण। अब भाई ये रोशेल लवण क्या होता है तो रोशेल लवण का आपको नाम ध्यान रखना है, सिर्फ कहाँ से आया है, क्यों आया है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। फिर भी मैं इसका नाम और संरचना सूत्र या सूत्र में आपको बता देता हूँ। रोशेल लवण होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है ये। मैं आपको बता देता हूँ कि टार्ट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो वो आपको मिलता है इमली में, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण जो होता है उसको अपन बोलते हैं रोशेल लवण। इसका सूत्र होता है KNaC4H4O6। अभी सिर्फ ये सूत्र याद रख लेंगे तो वही काफी होगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये उत्प्रेरक का काम करता है, अभिक्रिया तो ये करेगा ही नहीं। फेलिंग ए का मतलब है कॉपर सल्फेट का नीला विलियन। फेलिंग बी का मतलब है NaOH प्लस रोशेल लवण। रोशेल लवण क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका सूत्र मैंने आपको बता दिया KNaC4H4O6। इसलिए काम का नहीं है क्योंकि ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक है इसका मतलब अभिक्रिया तो करेगा ही नहीं, और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो फिर इतना कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिलाऊंगा तो फेलिंग विलियन बनेगा। यानी कि जब आप फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिलाते हैं तो बनता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग ए का मतलब कॉपर सल्फेट को मिलाना है, फेलिंग बी का मतलब NaOH को मिलाना है, साथ में ये भी है जो उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन कि टोलन अभिकर्मक परीक्षण क्या है। टोलन अभिकर्मक ये होता है AgNO3 प्लस NH4OH।
फेलिंग विलियन परीक्षण, फेलिंग विलियन क्या होता है? दो विलियनों का मिश्रण होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी का। फेलिंग ए का मतलब कॉपर सल्फेट का नीला विलियन है, फेलिंग बी का मतलब NaOH प्लस रोशेल लवण है। इसके अलावा तीसरा परीक्षण होता है आयोडोफोम परीक्षण। आयोडोफोम का सूत्र आपको पता है, CHI3 होता है आयोडोफोम। जैसे क्लोरोफोम होता है वैसे ही आयोडोफोम होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए तीन परीक्षण आपको करने होंगे, तीन अभिक्रियाएं हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये यौगिक एल्डिहाइड है या फिर ये यौगिक कीटोन है, ठीक है। ये दोनों परीक्षण जो हैं ये दिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड द्वारा, यानी कि इन दोनों परीक्षणों को करने पर अगर कुछ चेंजेस होता है तो इसका मतलब वो यौगिक एल्डिहाइड था। ये जो टोलन अभिकर्मक परीक्षण है इसका एक और नाम होता है रजत परीक्षण। रजत परीक्षण भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इस अभिक्रिया को करेगा तो अभिक्रिया के अंत में आपको रजत दर्पण प्राप्त होगा, यानी कि चांदी का अवक्षेप। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास दो परख नलियां हैं, दो परख नली में एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन है, मुझे पता लगाना है कि किसमें एल्डिहाइड किसमें कीटोन है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसमें दोनों में टोलन अभिकर्मक डाल दिया, यानी कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों को उसमें मिला दिया है। जब मैंने दोनों को उसमें मिलाया, अगर उसकी परख नली के अंदर चांदी का अवक्षेप बनता है, यानी कि मुझे परख नली के नीचे अगर चांदी इकट्ठी होती हुई दिखाई देती है तो वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अगर एल्डिहाइड है तो उसमें आपको चांदी का अवक्षेप मिलेगा जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं। इस कारण से टोलन अभिकर्मक परीक्षण को सिल्वर परीक्षण या रजत परीक्षण भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से फेलिंग विलियन परीक्षण की बात करें। फेलिंग विलियन पता है हमें, फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर है, इन दोनों का सॉल्यूशन है। फेलिंग ए कॉपर सल्फेट का नीला विलियन है, फेलिंग बी NaOH है, साथ में रोशेल लवण है। अगर उसमें एल्डिहाइड है तो अभिक्रिया के अंत में आपको लाल भूरा रंग का अवक्षेप दिखाई देगा, लाल भूरा रंग का, ठीक है। ये दोनों परीक्षण एल्डिहाइड द्वारा दिए जा रहे हैं, ये परीक्षण कीटोनों द्वारा दिया जाता है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड द्वारा भी दिया जाता है। इस परीक्षण को एसिटाल्डिहाइड द्वारा भी संपन्न कराया जाता है। इस परीक्षण की शर्त यह है CH3CHOH, या तो ये समूह होना चाहिए, यानी कि अल्कोहल भी दे सकते हैं परीक्षण, या फिर CH3CO ये समूह होना चाहिए। भाई ये बात तो फिक्स है, कीटोनों में तो ये समूह मिलेगा ही मिलेगा। कीटोन का मतलब क्या है? दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन में तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये एसिटाल्डिहाइड में मिलता है, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड में, और ये अल्कोहल, यानी कि ये परीक्षण अल्कोहल भी दर्शाते हैं। सारे कीटोन तो दर्शाएंगे, इसके अलावा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड भी ये परीक्षण दर्शाता है। और एल्डिहाइड की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर उसमें एल्डिहाइड होगा तो वो तो ये भी दर्शाएगा। एल्डिहाइड का तो हम वैसे ही पता लगा सकते हैं, लेकिन कीटोनों का पता लगाने के लिए ये अभिक्रिया हमारे काम की होगी, ठीक है। इस अभिक्रिया में आपको पीला अवक्षेप मिलेगा, येलो पीला अवक्षेप, ठीक है। तो ये तीनों एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण हैं।